हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है। मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है और इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, पीएचडी, रिसर्च, नेट जेआरएफ के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो अभी हमने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में नेट सोशल वर्क 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज फिर से हम 15 क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इन अ रिसर्च इंक्लाइन टुवर्ड्स इंटरप्रेटिविज्म द अप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच वुड बी। यहाँ पे कहा गया है कि जो इंटरप्रेटिविज्म है उसके लिए अप्रोप्रिएट जो आपका होता है रिसर्च अप्रोच कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रेटिविज्म का ये मतलब होगा जब आप किसी सोसाइटी के मान लीजिए किसी सोसाइटी का कल्चर है, ठीक है, अब आप उसके कल्चर की स्टडी कर रहे हैं। अब उसकी स्टडी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसके जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, ये आपकी आ जाएंगी इंटरप्रेटिविज्म में। अब ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलती है, जब आप क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज़ करते हो, ठीक है, तब ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है कि एज पर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मतलब जो मेंटल हेल्थ केयर 2017 है उसके अनुसार साइकियाट्रिक सोशल वर्कर जो है वो कौन हो सकता है। तो जिसके पास पीजी डिग्री इन सोशल वर्क हो, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपका सोशल वर्क में है और साथ में आपके पास एमफिल हो, किसमें, साइकियाट्रिक सोशल वर्क में, तब आप होंगे साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है कि आपको अरेंज करना है ये अप्रोचेज है, कैसे इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहले आपका आया था दान, फिर उसके बाद आपका आया था कल्याण, उसके बाद आपका आया था विकास, उसके बाद आपका आया था सशक्तिकरण। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, जैसे ADCB आपको पहले ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सोशल वर्क पर्सपेक्टिव है जो कि इमेंसिपेटरी सोशल वर्क में नहीं शामिल होता है, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो देखिए इमेंसिपेटरी जो सोशल वर्क होता है ये किनकी बात करता है, ये उनके लिए एडवोकेसी करता है, ये उनकी बात करता है जो कि पावरलेस है या ऑप्रेस्ड है। ठीक है, मतलब जिनको दबाया गया है किसी तरीके से, है ना, उनके जो उनके पास जो पावर होनी चाहिए नहीं है किसी भी कारण से, वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो फेमिनिस्ट सोशल वर्क में महिलाओं को सशक्त करना, उनके पावर की बात की जाती है कि उनको कैसे उनके पावर को बढ़ाया जा सके, वो कैसे आगे बढ़ें और अपने लिए अपने हक को, अधिकार को पावर के रूप में ले सकें। ठीक है, ऐसे ये एंटी ऑपरेसिव सोशल वर्क में जो दबाए गए हैं उनसे रिलेटेड उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है ना, कि उनका उत्थान किया जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके, उनको पावर मिलाया जा सके। ठीक है, एथनिक सेंसिटिव सोशल पर्सपेक्टिव ये आपका इसमें नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा जनरलिस्ट सोशल वर्क पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये इसमें आपका शामिल होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स, मतलब इसमें से कौन सी लोग हैं जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है सोशल वर्कर। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाएंगे सुनीता कृष्णन, ठीक है, और उसके बाद आपकी जीरो बिलमोरिया, ठीक है, और उसके बाद आपकी मेधा पाटेकर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका कहाँ है, A, B and D आपका ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, मतलब जो डेफिनेशन है प्रोजेक्ट का उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है ना, उसको आपको करना होता है। फिर आपका आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखोगे तभी तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, है ना, वरना अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना या उसका कोई आउटकम निकलना या
वो प्रोजेक्ट किस दिशा में जा रहा है कुछ भी आप मॉनिटर या कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम होता है कि ये कितने कितने दिन चल मतलब कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा, है ना। आप टाइम फ्रेम उस पर आपका कुछ ना कुछ रहता है डिसाइडेड ऑलरेडी, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ए बी एंड सी कहाँ पे है, ए बी एंड सी डी में है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अब इसमें आपको बताना है व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, क्या रोल होता है ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। आपका पॉलिसी एनालिसिस होता है, जो भी पॉलिसी आती है ना, वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या वो बेनिफिशियल है, जिनके लिए बनाया गया है उन तक पहुंच रही है, सारी चीज़ें उनका एनालाइज करते हैं ना, आउटकम्स वगैरह किस तरीके से मिल रहा है। फिर आपका आ जाता है एडवोकेसी, वो एडवोकेसी भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मॉनिटरिंग द स्टेट परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है स्टेट की, है ना। गवर्नमेंट क्या चीज़ें जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई उस पर कैसे क्या काम हो रहा है, वो कितना बढ़िया कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। लॉज फॉर्म नहीं करते हैं, ये काम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं होता है, कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो ए बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मुखर्जी इज सेटिंग अप फॉलोइंग इन द विलेज। अब मतलब जो मुखर्जी उनके अनुसार जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है विलेज में वो किस तरीके का होता है, ठीक है, गाँव में। तो ये आपका हो जाएगा विलेज पंचायत, ये शामिल होता है, ठीक है। फिर आपका आता है विलेज कोऑपरेटिव, ये भी शामिल होता है। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। द विलेज स्कूल्स, ये होगा आपका, ठीक है। तो 38 का आपका कौन सा हो जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूडेड इन ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। मतलब जब आप प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, चलती। तो इसमें आपका होगा द प्रोग्राम कंटेंट, देखिए प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि किस से रिलेटेड, क्या आपका टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, किस पे आप काम कर रहे हो, है ना, क्या प्रोग्राम आप बना रहे हो, कोई ना कोई कंटेंट आपका डिसाइडेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट। अब देखिए आप ग्रुप वर्क कर रहे हो तो उसमें ग्रुप मेंबर्स जो हैं, जो सदस्य हैं उस ग्रुप के, उनका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए उसमें। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो क्यों करेंगे उस पर काम, है ना। फिर आपका आ जाता है ग्रुप मेंबर्स कॉमन गोल, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाएगा, कॉमन गोल होना चाहिए। भाई ग्रुप वर्क में आदमी क्यों जुड़ता है, ग्रुप में काम क्यों करता है, जब उसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसके ऑब्जेक्टिव मैच करते हैं, गोल्स मैच करते हैं, तभी तो जुड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। प्लान्स ऑफ द एजेंसी नहीं होगा। तो ये ए बी एंड सी कहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है मैच लिस्ट आपको करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एक्सपेक्टेशन इन कैरल्स मॉडल, ठीक है। CSR का ये मॉडल है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ के जाना है, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो कैरल्स का मॉडल है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस में आपको करना है ये चीज़, ठीक है, कि किसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो जो फिलैंथ्रोपिक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका आ जाएगा डिजायर्ड बाय सोसाइटी। मतलब कि जब आप कोई मानवतापूर्ण कार्य कर रहे होंगे तो ये क्या होता है, ये सोसाइटी का डिजायर होता है ना। ये डिजायर होता है कि ऐसा हो, ये मतलब कि एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं है। डिजायर मतलब क्या होता है ना कि मैं ये आपका भी कुछ डिजायर होगा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो ये डिजायर है, ठीक है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। मतलब ये एथिक्स की बात कर रहा है, मतलब सोसाइटी को लगता है कि आपको ऐसा व्यवहार ही करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है उनको कि आप मतलब कि लोगों को किस प्रकार से, जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल लें कि जो आपके बड़े हैं आपको उनका सम्मान करना चाहिए, ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। या बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो एक्सपेक्टेड होता है सोसाइटी का, ठीक है। फिर आपका आता है
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ लीगल चीज़ों की बात हो रही है कानूनी तौर पे, तो ये कहाँ पे आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि आपको इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जैसे कि यातायात के नियमों का पालन करना है ना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ये किसका अच्छा एग्जाम्पल है, ये गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी कि आप यातायात नियमों को नहीं तोड़ें। फिर आपका आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ चीज़ें करनी है, तो ये आपका आर्थिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिक्वायर्ड होता है सोसाइटी की तरफ से, ये करना है आपको, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये एक्सपेक्टेड है और ये डिज़ायर्ड है, ठीक है। तो ये अंतर है थोड़ा थोड़ा, इस मॉडल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मे बी क्वेश्चंस रिपीट हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुअलिज्म, इन्फ्लट्रेशन एंड डायलेक्टिकल प्रोसेस इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसने बात की थी, सॉल एलेंस्की हैं जिन्होंने इसके बारे में बात किया था, है ना, कि ये प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं, विरोध होता है, पहले ऑप्रेस्ड ग्रुप होता है उसको पता नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे जब उनके अंदर वो चीज़ जागृत होती है, उन्हें पता चलता है कि हम ऑप्रेस्ड हैं, हमें दबाया गया है, तो उनके अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे उभरने लगती हैं, ठीक है। आपको सॉल एलेंस्की के मॉडल जो इन्होंने दिया था, जो भी थ्योरी इनकी है, आप इसको जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ सकते हैं जहाँ हमने थ्योरी को पढ़ाया है, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पे बताना है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, मतलब 2016, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स किस प्रकार का पर्सन होना चाहिए वो, तो ये आपका हो जाएगा नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब 40% उसका तय है डिसेबिलिटी का, वो स्पेसिफाइड करने के लिए ये बेंचमार्क तय किया गया है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे मैच लिस्ट कराना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि एथनोलॉजी क्या होता है, एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जो डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट उनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना लोगों के बीच में, जो इसकी स्टडी करता है वो आपका होता है एथनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका आता है कि एथनोग्राफी क्या है, एथनोग्राफी का मतलब हो जाएगा जैसे कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर्स विद देयर कस्टम्स हैबिट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये किस प्रकार से, मतलब कि जब आप किसी, देखिए आप जब एथनोग्राफी की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप साइंटिफिक तरीके से किसी स्पेसिफिक कोई संस्कृति है ना, उसके कुछ अपने कस्टम्स हैं, कुछ नियम है, कुछ हैबिट है, रहन सहन का कल्चर है, अपनी संस्कृति है उनकी, है ना, वो आप जब स्टडी कर रहे हो तो आप कहाँ पे कर रहे हो, एथनोग्राफी में करते हो, तो ये आपका इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका एथनोमेनिया। अब ये क्या है, तो ये होता है फैंटिसिज्म फेवरिंग एथनिक और रेशियल ऑटोनॉमी और डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे आप अपने अपने जो चीज़ें होती हैं उसको अच्छा मानते हो और दूसरों को आप निग्लेक्ट करते हो, है ना, क्या उसे अच्छा नहीं मानते हो, मतलब आप अपने आप को यहाँ पे देखते हो, ठीक है। इसको आप ऑब्सेशन की तरह देखोगे कि आप अपनी मतलब आप जो आपका नेशनल आइडेंटिटी है या रेस है उसको लेकर आप मतलब ऑब्सेस्ड हो, है ना, मेनिया से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एथनोसेंट्रिज्म, ये आपका आता है जब द इवेल्युएशन ऑफ अदर कल्चर अकॉर्डिंग टू प्री कॉन्सेप्शंस ओरिजिनेटिंग इन द स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑफ ओन्स कल्चर, मतलब आप यहाँ पे अपनी जो आपकी कल्चर है उसको आप ज़्यादा बेहतर मानते हो, आप उस पर केंद्रित होते हो और दूसरे को कल्चर और उसको जज करते हो स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम बात करें तो प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन जैसे आपका यहाँ पे
जब आप मैच कराओगे इसे, तो टॉकिंग ऑन अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज और फीलिंग्स एंड स्क्राइबिंग देम टू अदर पीपल। मतलब आप प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट जानते हो ना, जैसे लोग कहते हैं कि आपने प्रोजेक्ट, अपनी बात मेरे पे प्रोजेक्ट कर दी आपने, है ना, कि जो चीज़ आप फील कर रहे हो, है ना, जो आपकी फीलिंग है, आपने क्या किया, दूसरे पे थोप दिया, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं ये कह के, ठीक है। मतलब आपको वो चीज़ अपनी वो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे को दोगे कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आपका आता है, इसके बाद आपका आता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में आप क्या करते हो, तो रेशनलाइजेशन में आप जो आपका अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है या फीलिंग है, उसको आप एक लॉजिकल मैनर में अपनी उस बिहेवियर को मतलब जो भी आप व्यवहार कर रहे हो उसको सही बताने की कोशिश करते हो कि हाँ मैंने ऐसा व्यवहार किया तो इसके पीछे ये कारण था, आप वहाँ पे तर्क देते हो, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है सबमिलेशन, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है आपका, जब आप allow to act our out unacceptable impulses by converting this behavior into a more acceptable form। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ है, आपका कोई इम्पल्स है, आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ आपका एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब कि लोग उस चीज़ को आपको अप्रूव नहीं करेंगे, जज करेंगे, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसको ऐसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर दे रहे हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। जैसे कोई बच्चा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो वो अपने एंगर को क्या करेगा, स्पोर्ट्स में निकालेगा, वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को निकालेगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपका डिनायल आता है, यूज ऑफन टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अनेबल टू फेस रियलिटी और एडमिट ऑन एन ऑब्वियस ट्रूथ, ठीक है। मतलब आप उस सिचुएशन से ही आप डिनाइल कर जाते हो कि भाई हमें ये, हम मानते ही नहीं है, हमें मतलब जो रियलिटी है उसको फेस नहीं करना चाह रहे, तो आप सीधे सीधे मना कर देते हो कि नहीं भाई मैंने तो, अगर मैंने ये बिहेवियर किया है, नहीं मैंने तो किया ही नहीं, सीधे आप ये बोल दोगे आपने कोई भी बिहेवियर किया हो जो कि एक्सेप्टेड नहीं है लोगों द्वारा, तो आप उसको कह देंगे नहीं मैंने तो किया ही नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी आपकी बात है, ये मेरी तो नहीं है। तो ये चीज़ आपका होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं, या फिर नहीं करते हैं तो लोगों को करते हुए देखते हैं, है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपको थ्योरी और अप्रोचेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, जैसे बिहेवियरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपके बिहेवियर होते हैं ये उससे रिलेटेड है, तो जैसे आपका ये आ जाएगा, क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर रीइंफोर्स सपोर्ट रिक्वायर्ड बिहेवियर। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो आपके बिहेवियर को सपोर्ट करता है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि हम कोशिश करते हैं, जब किसी बच्चे में कोई चीज़ हम चाहते हैं कि वो व्यवहार ना दोहराए, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे उस बच्चे को जब वो कोई ऐसा व्यवहार करता है उसे या तो पनिशमेंट करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्स करते हैं, या फिर उसका जो उसकी अच्छी चीज़ है वो हम उसको माइनस कर देते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को टीवी देखना पसंद है लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो माँ क्या करती है, वो टीवी नहीं देखने देती उसे, उसका फेवरेट कार्टून नहीं देखने देती है। तो ये इसका एक एग्जांपल है कि आप बिहेवियरिस्ट में यही करते हो, आप जो जैसा व्यवहार चाहते हो आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो, ठीक है। फिर आपका आता है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव क्या होगा, कॉग्निटिव जो होता है यहाँ पे आपका रिप्लेस नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स विथ रैशनल रीजनिंग। मतलब यहाँ पे आप उसके सोचने, कॉग्निटिव उसके मतलब कॉग्निशन को आप चेंज कर दे रहे हो। आप जो नेगेटिव सोचने की उसकी आदत है, आप उसके थॉट प्रोसेस को रैशनल रीजनिंग के साथ क्या कर रहे हो, आप उसके थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दे रहे हो। मतलब ये आप काउंसलिंग या बाकी चीज़ों के थ्रू करते हो, उसके जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर आपका आता है साइकोडायनेमिक। अब ये क्या है, साइकोडायनेमिक जो है आपका जो इंसाइट होता है किसी भी बिहेवियर को करने का, है ना, कारण, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका आता है ह्यूमनिस्ट। यहाँ पे ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें जो व्यक्ति है उसकी नीड्स को मेट किया जा सके, ठीक है, मतलब वो उसे मिलाया जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 था। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कोशिश की है खुद से कि इसे सॉल्व करें। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा,
खुद से पहले सॉल्व करिएगा। उसके बाद आपको जो चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, जो चीज़ें टर्म्स या नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप उसको नोट डाउन करिए, उसकी मीनिंग्स को समझिए, ठीक है। तो चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि अभी मान लो आप टाल दोगे लेकिन एग्जाम में यही सेम चीज़ आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी से इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।